पार्ट 7 में क्वेश्चन है 0 1 धनात्मक संख्या है, 4 विकल्प है, समझा। नंबर सिस्टम में जो कुछ भी है बहुत इंटरेस्टेड है। अब 0 पहले बोलो तो कौन सी संख्या है इसमें, धनात्मक की ऋणात्मक संख्या की पूर्ण संख्या की उपर्युक्त तीनों सही है। तो इससे पहले बतलाए हैं धनात्मक संख्या, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या पहले वाला पार्ट में बतला दिए हैं। 0 एक पूर्ण संख्या होगा, इसका आंसर है। आप कैसे देखो, कारण हम लोग जो संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा कहाँ अनंत से आती है, नंबर लाइन संख्या रेखा अनंत से आती है अनंत और 0 होते हुए, ध्यान दो पिछले पार्ट में अच्छी तरह बतला दिए हैं, संख्या रेखा अनंत से आती है, पीछे से अनंत किलोमीटर से आती है और 0 होते हुए आगे की ओर अनंत किलोमीटर तक चली जाती है, डॉट 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 अनंत तक चली जाती है। किस होते हुए, 0 होते हुए। ये संख्या रेखा में बतलाए है ना। हाँ। धनात्मक संख्या की परिभाषा बतलाए हैं, जो 0 के दाईं ओर की संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। ध्यान दो, 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर दो तरह की बात है। 0 कहाँ पर है संख्या रेखा में, मिडिल पॉइंट पर, मध्य में। तो 0 के आगे धनात्मक संख्या है, इसके आगे धनात्मक संख्या की परिभाषा के अनुसार संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर की संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं ना, और 0 से बाईं ओर की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, -4 इस तरह डॉट 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 अनंत की ओर चली जाती है। तो 0 के पहले क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या 0 से बाईं ओर की दिशा में जाती है, धनात्मक संख्या 0 से दाईं ओर की दिशा में जाती है ना, ऐसी बात। तो परिभाषा के अनुसार 0 से दाईं ओर, 0 को नहीं, 0 से दाईं ओर की संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, 0 को नहीं। और 0 से बाईं ओर की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये हो गया, तुमको ध्यान से समझो तो ये 3, 4 और 3 7 आदमी बैठा है। ए इंडियन है, ठीक है। बी सी डी नेपाली है, नेपाल का रहने वाला। फिर जी एफ ई ये अमेरिका का रहने वाला है, तो इसको अमेरिकन कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो इंडियन के आगे नेपाली है दाईं ओर, इंडियन नेपाली नहीं है, ए इंडियन है, आदमी है। ये सब आदमी ही है न जी, नेपाल में रहने वाला भी आदमी है, अमेरिका में रहने वाला भी आदमी है, इंडिया का ये जो है ये भी आदमी है। इन आदमियों में इंडियन के दाईं ओर नेपाली है, इंडियन ए इंडियन है, नेपाली नहीं है, समझ रहे हो। एक के दाईं ओर नेपाली बैठा है और एक के बाईं ओर अमेरिकन बैठा है। इसको हम लोग कह सकते हैं ना, एक क्या है, न तो अमेरिकन है और न नेपाली है, बल्कि इंडियन व्यक्ति है। और ये बीसीडी क्या है, बीसीडी नेपाली है ना। जो ए के दाईं ओर है ये नहीं है नेपाली, ये इंडियन है, लेकिन ये नेपाली ए के दाईं ओर है, ए के आगे है। और इंडियन के पहले ये अमेरिका के रहने वाला अमेरिकन है। तो हम लोग कह सकते हैं ए न तो अमेरिकन है और न तो नेपाली है, बल्कि आदमी है।
है ना इसी बात। तो इसी तरह शून्य से आगे की संख्या धनात्मक संख्या है, न कि शून्य है, और शून्य से पहले की संख्या ऋणात्मक संख्या है। शून्य ऋणात्मक संख्या नहीं है, बल्कि शून्य के पीछे की ओर की तमाम संख्याएं, अनंत संख्याएं ऋणात्मक है, लेकिन शून्य तो ऋणात्मक नहीं है। शून्य के पीछे वाली संख्या ऋणात्मक है और शून्य धनात्मक संख्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य के आगे वाली संख्या धनात्मक संख्या है। इसका अर्थ हुआ शून्य न तो ऋणात्मक संख्या है न धनात्मक संख्या है, बल्कि एक पूर्ण संख्या है, जिसके दाईं ओर धनात्मक संख्या शुरू होती है और जिसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्या शुरू होती है। समझ गया? पहला में क्या होगा? शून्य एक धनात्मक संख्या है, गलत। शून्य के आगे धनात्मक संख्या शुरू होती है, न कि शून्य से। बी भी गलत है। शून्य एक ऋणात्मक संख्या है, गलत। शून्य के पहले की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है, न कि शून्य ऋणात्मक संख्या कहलाती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, ये सही है। पूर्ण संख्या की शुरुआत ही शून्य से होती है ना। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो एक से शुरू होती है। और नेचुरल नंबर के परिवार में अगर शून्य को हम लोग शामिल कर ले तो शून्य सहित सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या कहलाती है ना इसी बात। तो शून्य क्यों नहीं धनात्मक संख्या है? क्योंकि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या प्रारंभ ही होती है, शून्य के दाईं ओर से। और शून्य ऋणात्मक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य के बाईं ओर से ऋणात्मक संख्या शुरू होती है, शून्य के बाईं ओर से, न कि शून्य है ऋणात्मक संख्या। ये बॉर्डर लाइन पर है, जिसके दाहिने ओर धनात्मक संख्या, जिसके बाएं ओर ऋणात्मक संख्या। समझ गया? तो शून्य है क्या? न तो ऋणात्मक संख्या है न धनात्मक संख्या, बल्कि एक पूर्ण संख्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? तर्क में लिखेंगे, तर्क हम लिख दिए हैं। आंसर सी सही होगा, यानी शून्य एक पूर्ण संख्या है। तर्क, आगे की संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती है, न कि शून्य कहलाती है। समझ गया ना? धनात्मक संख्या की शुरुआत ही शून्य से आगे की ओर होती है, न कि शून्य से आगे की ओर। इसी तरह शून्य के पीछे की ओर की संख्याएं, शून्य के पहले की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है, न कि शून्य कहलाती है, बल्कि शून्य से पहली वाली संख्या, पहले की संख्या। तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ शून्य न तो धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है, बल्कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। हमेशा के लिए याद रह जाएगी बात। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? असहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, ध्यान से समझो। अगर हम लोग लिखते हैं 12/8, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या तो बतलाए थे ना। और इसी पर आधारित है भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या चीज है ये भी बतलाए थे। तो 12/8 दो बात होती है, देखो, जो कि बतला चुके हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। एक होता है भाज्य गुणनखंड, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। तो भाज्य गुणनखंड में क्या होता है? ऐसा गुणनखंड फैक्टर जिसका एक गुणनखंड भाज्य संख्या हो। अगर हम लोग मान लो 70 का गुणनखंड निकालते हैं, 70 का गुणनखंड, तो इसका अर्थ हुआ 70 को गुना के रूप में खंड खंड करो। तो 70 का गुणनखंड कितना होगा? तो 2 5 10 7 70 है ना। एक तो सब में रहता है गुना, क्या हुआ? 1 दूनी 2 5 10 7 70, ये होगा 70 का गुणनखंड। इसमें देखो तो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? एक क्या है?
अभाज्य, ना तो भाज्य है ना ना अभाज्य है। पिछले पाठ में बतला दिए क्यों नहीं है एक भाज्य या अभाज्य, क्योंकि भाज्य संख्या एक एवं स्वयं से काटने के बाद किसी तीसरी संख्या से भी काटती है। जैसे 4 एक से और अपने आप से तो पूरा पूरी कट ही रहा है, और 2 से भी, लेकिन 2 से भी काटता है। तो ऐसी संख्या जो एक से एवं स्वयं से ही काटती है बल्कि किसी तीसरी संख्या से नहीं काटती है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या एक एवं अपने आप से कटने के अलावा 4 एक से भी काट रहा है, 4 4 से भी काट रहा है, तो एक से कट ही रहा है और अपने आप से काट रहा है, लेकिन एक तीसरी संख्या 2 से भी काट रहा है पूर्ण रूप से। तो ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से काटती है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं ना, बतलाए हैं पिछले पाठ में। अभाज्य में क्या होता है, जैसे मान लो 5 है तो इसका ये देखो एक से तो कटवे करेगा, कटेगा ना, ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और किसी तीसरी संख्या से काटो तो नहीं काटता है, इसीलिए 5 अभाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य तो खोज लोगे तब सवाल है एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो एक अपने आप से, भाज्य संख्या में अपने आप और स्वयं से कटने के बाद, यानी कम से कम 2 संख्या हुआ, 4 जैसे एक से कट रहा है तो एक संख्या 4, 4 4 से भी कट रहा है, तो एक से एवं अपने आप से कटने के अलावा एक तीसरी संख्या से भी कट रहा है। एक को देखो तो एक से तो कट ही रहा है, अपने आप यानी अपने आप तो एक ही न हो गया, यानी एक मात्र एक ही संख्या से काटता है। ध्यान दो, भाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो 4 तो एक से कट ही रहा है, 1 चौका 4, 4 स्वयं से भी कट रहा है, 4 एकम 4 कट रहा है ना। तो कम से कम 2 संख्या से भाज्य संख्या कटनी चाहिए, एक पहला एक से और दूसरा अपने आप से। और अभाज्य संख्या जो एक अपने आप के अलावा तीसरी संख्या से भी कटे तब उसको कहेंगे अभाज्य। लेकिन एक कैसी संख्या है, जो स्वयं से कट ही रहा है यानी एक से, और अपने आप यानी 2 बार हो गया, एक ही संख्या से एक काटता है, अपने आप से काट रहा है या एक से काट रहा है, तो एक या अपने आप दोनों तो एक ही हुआ ना, यानी एक मात्र एक संख्या 1 यानी एक से ही काटता है, 2 संख्या से कम काटता, स्वयं से और एक से, तो एक ही है, एक से तो कटवे करेगा, स्वयं में भी एक ही आ गया, मिला जुलाकर एक ही से न काट रहा है। इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। शून्य के बारे में भी बतलाया है ना, उसी तरह। लेकिन एक जो है प्रत्येक के गुणनखंड में रहता है। कोई भी अंक लिखोगे, मान लो 10 लिखते हैं तो 10 में 1 गुने 10, एक सब में गुना किया हुआ है। तो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंड में शामिल रहता है ना। कोई भी संख्या बोलो, 18 तो 1 गुने 18 बराबर 18, तो एक की बात ही जुदा है, सब में रहेगा, ठीक है। तो किसी भी चाहे भाज्य गुणनखंड हो या अभाज्य गुणनखंड हो, 1 से गुना होगा ही। 6 भाज्य संख्या है तो 1 गुने 6, कोई भी 7 अभाज्य संख्या है तो 1 गुने 7, एक सब जगह गुना के रूप में शामिल है। तो जैसे आप 70 का गुणनखंड किए तो 70 का ये कैसा गुणनखंड है, ध्यान से देखो तो ऐसा गुणनखंड है जिसमें 1 2 3 4 तरह की संख्याएं हैं न। 70 के गुणनखंड में 4 गुणनखंड है इसका 70 का।
लेकिन पहला गुणनखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा, चौथा फैक्टर। तो 70 के इन 4 गुणनखंड में जो भी संख्या आया है, ये संख्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? ध्यान से देखो तो। ये भाज्य अभाज्य संख्या है। तो जिस संख्या के गुणनखंड का, जिस संख्या के गुणनखंड का प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, ऐसे गुणनखंड को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अगर कहा जाए 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, बोलो तो? 1 गुने 2 गुने। अभाज्य गुणनखंड यानी 30 के गुणनखंड में आने वाला प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या होना चाहिए, और भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक संख्या भाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे अब मान लो इसी का 70 का करते तो 1 गुने 1 दूनी 2, इसमें ये भाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हुआ। और भाज्य गुणनखंड में ये हम 10 गुने 7, 70 होता है। 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 10 भाज्य है। भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक संख्या भाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या होना चाहिए। बात याद रहेगी? तो अब तुम 30 का अभाज्य गुणनखंड बतलाओ। 1 गुने 2 गुने 1 दूनी 2 दूनी 3 होगा यहाँ पर। 6 गुने 5 पंचे 30। एक भाज्य संख्या नहीं है। ना भाज्य। दूसरा ये अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 30 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर हम लोग लिखते हैं 15/45, 1/3, इसका तो अभाज्य गुणनखंड लिखो। 15 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा? 1 या 3 पंचे 15, 45 को का लिखो। 1 या 3 बोलते जाओ। 5 गुने 3 3 पंचे 15 गुने 3। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है ऊपर नीचे जो दोनों में? 1 है, 3 है, 5। एक है 1, दूसरा 3, तीसरा 5। यानी ये जो है भिन्न, ये भिन्न जो है, जिसके अंश और हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें देखो पहला गुणनखंड दोनों में एक कॉमन आ गया, कॉमन वाला निकालो। दोनों में क्या है कॉमन? 1 है ना। फिर 15 में भी 3 है, 45 में भी 3 है, तो दूसरा हो गया 3। फिर 15 के गुणनखंड में 5 है, अब 45 के गुणनखंड में 5 है, तो तीसरा हो गया 5। ये 3 कॉमन नहीं है। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुणनखंड 1 2 3 अंश और हर में कॉमन है ना। फिर इसके बाद देखो दूसरा उदाहरण मान लेते हैं 5/12। तो 5/12 में दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये 1 गुने 5। 12 का 1 गुने 3 1 दूनी 2 दूनी 4 या 12। अब इसमें मिलाओ तो 5 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 5 1, ये 2 ठो गुणनखंड हुआ। और 12 के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 3 4 गुणनखंड है। ऊपर और नीचे क्या कॉमन है तो देख रहे हो, सिर्फ एक कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है।
इसी तरह हम लोग और उदाहरण लेंगे। मान लो 10/17, इसके अविभाज्य गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है? तो 10 का हो जाएगा 1 दूनी 2 पंचे 10। 17 का 1 गुने 17। 1 गुने 17। तो 10/17 कैसी संख्या है? कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो 10/17 कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है जिसमें अंश के अविभाज्य गुणनखंड में और हर के अविभाज्य गुणनखंड में मात्र एक कॉमन है और बाकी कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अब फिर हम लोग अगर लिखते हैं 10/, मान लो 35, तो 1 दूनी 2 पंचे 10, ये होगा 1 पंचे 5 7 35। 1 तो कॉमन है ही और ये 5 भी कॉमन है। यानी 10/35 कैसी संख्या है? अभाज्य। ऐसी संख्या है 10 में 35 से भाग देंगे तो जो भी आवे, लेकिन कोई भी संख्या तो अंश बटा हर के रूप में रहता है ना। तो 10/35 ऐसी संख्या है जिसके अंश के अविभाज्य गुणनखंड और हर के अविभाज्य गुणनखंड में एक तो उभयनिष्ठ है ही, साथ में दूसरा गुणनखंड भी उभयनिष्ठ है। यानी 10/35 ऐसी संख्या है जिसके अविभाज्य गुणनखंड में 2 गुणनखंड 1 और 5 उभयनिष्ठ है। लेकिन 10/17 कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है जिसमें अंश और हर के अविभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है। नहीं ना है? तो इसका अर्थ हो गया ऐसा अंश बटा हर या ऐसा भिन्न या ऐसी संख्या जिसके अंश और हर के अविभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। एक को छोड़कर इसमें कोई दूसरा कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। समझा? हाँ, समझ गया तो बोलो। को प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, उसमें देखो सही लिख रहे हैं कि गलत। बोलो कौन सा को प्राइम नंबर है? 20/23। क्यों है? क्योंकि इसमें अंश और हर के अविभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे 20 को लिखेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20, और 23 को लिखेंगे 1 गुने 23। एक को छोड़कर मिलाओ तो कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो इसलिए 20/23 को प्राइम नंबर यानी असहभाज्य संख्या है। समझ गया? परिभाषा लिख दे। समझ गया? जो बतलाए उस संख्या को असहभाज्य संख्या कहते हैं जिसके अंश और हर के अविभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं रहता है। जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 10/11, 18/23। तो को प्राइम नंबर को पहचान लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रहने दो, अगले पार्ट में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बतलाएंगे।